हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के सेकंड ऑप्शनल पेपर HET आर्थिक विचारों का इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने प्राचीन आर्थिक विचारकों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने हिब्रू के आर्थिक विचारों की चर्चा करी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज हम लोग करेंगे प्राचीन आर्थिक विचार, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे यूनानी आर्थिक विचार का। यूनानी आर्थिक विचार में सर्वप्रथम हम लेंगे प्लेटो के प्रमुख आर्थिक विचार। प्लेटो ने राज्य का उदय, श्रम विभाजन, साम्यवाद, उत्तराधिकार, जनसंख्या, ब्याज, धन व संपत्ति के प्रति दृष्टिकोण, विभिन्न वर्ग व उनके व्यवसाय तथा सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति अपने आर्थिक विचार प्रकट किए हैं। पश्चिमी देशों में सबसे पहले ग्रीस में आर्थिक चिंतन की शुरुआत हुई। वहाँ कला, साहित्य एवं दर्शन अपनी चरम सीमा पर था। सुकरात एवं उनके शिष्यों का विभिन्न क्षेत्रों में चिंतन आज भी पाश्चात्य देशों के ज्ञान विज्ञान का आधार है। जहाँ तक आर्थिक विचारों का प्रश्न है, प्राचीन आर्थिक विचारों के संबंध में यूनानी दार्शनिक व प्लेटो, अरस्तु तथा जिनोफर के आर्थिक विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्लेटो यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें द रिपब्लिक तथा द लॉज हैं, जो राज्य एवं समाज की समस्याओं से संबंधित है। पहला हम लेंगे विचार राज्य का उदय। प्लेटो राज्य के उदय के संबंध में लिखते हैं कि मेरे विचार में राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की जाति की आवश्यकताओं द्वारा होती है। समाज में सभी व्यक्तियों को किसी न किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। बहुत सी आवश्यकताएं होने से उनकी पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वे एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जब ये परस्पर सहयोग करने वाले एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो राज्य की स्थापना हो जाती है। राज्य की वास्तविक विधाता आवश्यकता है इस प्रकार: मनुष्य की अपूर्णता व एवं असमर्थता के कारण दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता से ही राज्य की उत्पत्ति को मानते हैं। दूसरा है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन प्लेटो के विशिष्टीकरण एवं विनिमय के विचारों से ही प्रकट होता है। यद्यपि ग्रीक विचारकों ने श्रम विभाजन के जिस रूप की व्याख्या की है, वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं है, फिर भी ह्यूम एवं स्मिथ आदि अर्थशास्त्रियों ने उसी के आधार पर अपने श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्लेटो का श्रम विभाजन का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं के विश्लेषण पर आधारित है। मानव की प्रमुख 3 आवश्यकताएं हैं: भोजन, वस्त्र और आवास। अतः इनकी पूर्ति के लिए कम से कम कृषक, जुलाहे एवं मकान बनाने वालों की आवश्यकता होती है। इनके बीच होने वाला विनिमय व्यापारी वर्ग को आवश्यक बना देता है, क्योंकि सभी स्थानों में आत्मनिर्भरता नहीं होती। अन्य वर्गों को भी रोजगार मिलता है, और इस प्रकार श्रम विभाजन का प्रारंभ होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है साम्यवाद। प्लेटो मानते हैं कि समाज व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने कहा है, तुम अपने को और अपनी संपत्ति को अपना मत समझो, बल्कि अपने परिवार का भूतकाल एवं भविष्य के परिवार का मानो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने परिवार और संपत्ति को समाज का मानो। प्लेटो ने पूरे समाज को एक परिवार की कल्पना की, जिसमें बच्चे भी
संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी समझी गई। यह प्लेटो का समाजवाद है। साम्यवाद का यहाँ यह अर्थ है कि राजा तथा प्रशासक एक साथ मिलकर सामान्य निवास स्थान पर बैठें, एक साथ बैठकर सादा भोजन करें और उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। उनके आदर्श राज्य की योजना सभी के लिए समान सुखकारी थी और वे मान के चलते थे कि स्त्री पुरुषों में समानता हो, लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा मिले। ऐसे नए राज्यों के संचालन के लिए प्लेटो एक नए वर्ग या जाति की कल्पना करते हैं जिसे वे अभिभावक कहते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा उत्तराधिकार का नियम। प्लेटो कहते हैं कि आदर्श काल्पनिक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक उत्तराधिकारी मनोनीत करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को भूमि दी जाएगी जिसमें उसका अपना स्वामित्व स्थिर रहेगा और यदि किसी के पुत्र नहीं है तो वह पुत्र गोद भी ले सकता है या फिर अपनी भूमि अपने दामाद को दे सकता है। जनसंख्या। प्लेटो कहते हैं कि एक नगर राज्य की आदर्श जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। इससे कम जनसंख्या होने पर बाहर से व्यक्तियों को इनाम देकर बुलाना चाहिए तथा इससे अधिक होने पर लोगों को निकट के राज्य में जाकर बस जाना चाहिए। कम आयु में विवाह वर्जित है। प्लेटो कमजोर, मूर्ख व बीमारी इन सभी बातों के पक्ष में नहीं थे। ब्याज। प्लेटो कहते हैं प्लेटो ब्याज लेने के विरोध में थे। उन्होंने ब्याज लेने को गलत एवं अनैतिक माना है। प्लेटो धन के न्यायपूर्ण वितरण के भी पक्ष में थे। वे मानते थे कि धन का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। उनके मत में अधिक धन संपत्ति को अवनति के गर्त में ले जाता है। अर्थात वे मानते थे कि यदि मनुष्य के पास ज़्यादा धन संपत्ति है तो वह पतन के गर्त में चला जाएगा। अगला हमारा दृष्टिकोण है धन एवं संपत्ति का। धन और संपत्ति के प्रति प्लेटो कहते हैं कि सामान्य रूप से धन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है या उनकी जो दृष्टि है वो सही नहीं है। वे भौतिक वस्तुओं को एक साधन के रूप में देखते थे। अत्यधिक मात्रा में धन संचय का वो विरोध करते थे और उसे हे दृष्टि से देखते थे। उसके दो कारण थे। पहला तो वे मानते थे कि अधिक धन संचय करने से उत्पादन की कार्यकुशलता में कमी आती है और दूसरा वे मानते थे कि अधिक धन संचय के कारण नैतिक कारणों के आधार पर नैतिक दुष्प्रभाव भी इसके बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए प्लेटो नैतिक कारणों के आधार पर भी संपत्ति का विरोध करते थे। उनका तर्क था कि अत्यधिक धन एवं सुख दोनों एक साथ संभव नहीं है। एक धनी व्यक्ति पूर्ण रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता क्योंकि उसकी संपत्ति का एक अंश निश्चित रूप से अन्याय से प्राप्त एवं खर्च किया जाता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर प्लेटो ने अपने राज्य की विवेचना में शासक वर्ग एवं सैनिकों को संपत्ति रखने से वंचित किया है। प्लेटो ने मनुष्य के लिए आवश्यक धन को इस रूप में माना है। वे मानते हैं कि प्रथम धन तो आत्मा और दूसरा धन शरीर होता है और इन्हें ही प्रमुखता देनी चाहिए। अगला विचार था विभिन्न वर्ग और उनके व्यवसाय। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 विभिन्न वर्गों को स्थान दिया, शासक, सैनिक और कर्मचारी, और इसके लिए प्राकृतिक विशिष्टीकरण को आधार बनाया है। इस ढांचे में उच्चतम स्थान दार्शनिकों को शासक के रूप में, सैनिकों को मध्यम स्थान एवं निम्न स्थान किसानों एवं मजदूरों को मिला है। प्लेटो के संपत्ति के आदर्श प्रबंध में आर्थिक विचार स्पष्ट हैं। केवल किसान एवं मजदूरों को लाभकारी कार्य करने एवं
संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार है। शासक एवं सैनिकों को स्वयं की संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था, कारण कि वे सत्यनिष्ठा एवं न्याय से कर्तव्य पालन कर सकें। और आखिरी जो विचार है वो है सामाजिक दृष्टिकोण। एथेंस के विचारकों ने समाज के राजनीतिक एकीकरण पर जोर दिया है। यद्यपि उन्होंने व्यक्तिगत हितों की अवहेलना नहीं की है, किंतु व्यक्ति को नागरिक पहले माना है और एक और तो अपने सर्वाधिक विकास के लिए राज्य पर आश्रित है, दूसरी ओर अपने विकास से संपूर्ण समाज के सर्वोच्च विकास में योगदान देता है। उनकी दृष्टि में राज्य के बाहर व्यक्तित्व के अस्तित्व के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। तो ये सारे जो आज के हमारे व्यूज़ थे बच्चों, ये थे यूनानी आर्थिक विचारकों में। हमने सबसे पहले लिया था प्लेटो के प्रमुख आर्थिक विचार, जिसमें हमने राज्य का उदय, श्रम विभाजन, साम्यवाद, उत्तराधिकार का नियम, जनसंख्या, ब्याज, धन में संपत्ति के प्रति दृष्टिकोण, विभिन्न वर्ग व उनके व्यवसाय और सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति प्लेटो के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया है।